नमस्कार मित्रों, मैं राहुल लाल। आज हम लोग चर्चा करेंगे जस्टिस अब्दुल नजीर, जो 4 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त हुए थे। उन्हें अब आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया जा रहा है। तो केवल 39 दिनों बाद, यानी सुप्रीम कोर्ट से रिटायरमेंट के 39 दिन बाद जस्टिस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया जा रहा है। ऐसे में जो सबसे गंभीर सवाल खड़े होते हैं कि क्या इस प्रकार की नियुक्तियां स्वतंत्र न्यायपालिका पर एक कुठाराघात है, एक हमला है? इसमें सरकार की भूमिका क्या होनी चाहिए और जस्टिस अब्दुल नजीर को क्या इस प्रकार के किसी पद को स्वीकार करना चाहिए? देखिए, अगर इस पूरे मामले को हम लोग देखें तो हाल के समय में केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में एक तनाव की स्थितियों को लगातार हम लोग देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के नाम पे हमारे कानून मंत्री किरण रिजिजू लगातार सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमलावर होते हुए दिखे हैं हम लोगों को। हालांकि जब सुप्रीम कोर्ट ने के एक खंडपीठ ने न्यायिक सुनवाई के दरमियान में यह चेतावनी दे डाली कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जो नाम आपको भेजे जा रहे हैं कॉलेजियम के द्वारा, अगर आप 5 दिन में उसकी नियुक्ति कर डालते हैं, उससे संबंधित प्रक्रिया को पूरा करते हैं, तो काफी कठोर कार्रवाई की जाएगी। और उसके बाद आनन फानन में हम लोगों ने देखा था कि 24 घंटे के भीतर ही उस कार्रवाई को पूरी कर ली गई थी। जो दिसंबर में 3 नाम भेजे गए थे और उसके बाद फिर जनवरी में भी जो 2 नाम भेजे गए थे, उससे भी एक तरह से केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है। लेकिन मित्रों, अभी भी हाईकोर्ट के कम से कम 10 नाम ऐसे हैं जिसको कि केंद्र सरकार ने फिर से कॉलेजियम को वापस कर दिया, जबकि वो नाम पहले भी वापस किए गए थे। तो इससे ही एक चीज तो यह समझ में आता है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ जिस मजबूती के साथ स्वतंत्र न्यायपालिका के समर्थन में खड़े हैं, क्या उस मजबूती को केंद्र सरकार समाप्त करना चाहती है? क्या केंद्र सरकार जजेस को प्रलोभन देना चाहती है? क्योंकि ये एक असामान्य सी स्थिति है मित्रों, ये कोई सामान्य स्थिति हम लोग नहीं मान सकते। अगर हम लोग जस्टिस अब्दुल नजीर, जो उन्होंने विभिन्न मामलों की सुनवाई की है, वो अयोध्या मामले का जो 5 सदस्यीय पीठ थी जो उसकी सुनवाई कर रही थी सुप्रीम कोर्ट में, वो उसके भी सदस्य थे। हम लोग जानते हैं कि उस पीठ ने सर्वसम्मति से जो है कि वहां पे राम मंदिर के पक्ष में फैसला दिया था। ट्रिपल तलाक के मामले का जो पीठ था उसमें भी वो थे। अभी नोटबंदी के मामले को लेकर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, उस पीठ की अध्यक्षता भी जो है वही कर रहे थे, जस्टिस अब्दुल नजीर कर रहे थे। तमाम इस तरह के फैसलों में, महत्वपूर्ण फैसलों में वो शामिल थे। लेकिन जिस तरह से केवल 39 डेज बीते, देखिए एक कूलिंग पीरियड भी होनी चाहिए थी। संविधान में इसके बारे में कोई व्यवस्था नहीं है, ना तो हमारे संसद ने इस प्रकार की कोई व्यवस्था बनाई है। लेकिन संसदीय परंपराएं बहुत कुछ अपने आप बनाए गए मूल्यों और परंपराओं के आधार पर भी चलता है। सरकार को भी एक परंपरा का पालन करना चाहिए था कि त्वरित तौर पे सुप्रीम कोर्ट से कोई सेवानिवृत्त हो रहा है उसे इस प्रकार का पद ना दें। और सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज की भी यह जिम्मेवारी थी कि वो भी इस प्रकार के पद को स्वीकार ना करें। क्योंकि अगर आपका कार्यकाल, भले जस्टिस नजीर बार बार कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मेरा काफी सुनहरा स्वर्णिम कार्यकाल रहा, 6 महीने से केवल एक कम, यानी लगभग 6 महीने उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में व्यतीत किए। भारत के एपेक्स कोर्ट में, जो सबसे सुप्रीम कोर्ट है, वहां पे वो रहे। ऐसे में पद की वो कौन सी लिप्सा थी, कौन सी अभिलाषा थी जिसने उन्हें बाध्य किया कि वो 39 डेज ही बिना किसी पद के रह सकते थे, और केंद्र सरकार ने ऑफर किया और उन्होंने स्वीकार कर लिया। ये एक स्वतंत्र न्यायपालिका के मामले पे मैं इसे हमला इसलिए मानता हूं। तो मित्रों, सवाल यही है कि आप अगर 6 वर्ष तक, लगभग 6 वर्ष में केवल 1 महीने कम तक अगर आप सुप्रीम कोर्ट में होते हैं, तो फिर ऐसे नए पद के लिए इस प्रकार की इच्छा क्यों जागृत होती है? देखिए, सीधे मैं स्पष्ट तौर पे देखिए, हर चीज के एक सैद्धांतिक प्रावधान होते हैं और एक वैधानिक मूल्य होते हैं, मूल्य के रूप में भी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज अगर रिटायर करते हैं तो उनसे सामान्य जनता की अपेक्षा होती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज का भी पालन करें। देखिए, वो किसी पद को ले रहे हैं, वो 39 डेज के बाद क्या हुआ, अगर जो अभी वर्तमान में व्यवस्था है वो 1 दिन बाद भी किसी पद को स्वीकार कर रहे हैं, तो किसी लिखित कानून या संविधान का वो उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक तरह से सबसे जब एपेक्स कोर्ट में आप शामिल होते हैं तो आप देशवासियों के लिए एक नजीर बनते हैं। जस्टिस अब्दुल नजीर साहब, आप वो नजीर नहीं बन पा रहे हैं देशवासियों के लिए, दूसरे लोगों के लिए, जो सुप्रीम कोर्ट, जनता बहुत ज्यादा ही जो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट को सर्वोच्च सम्मान देती है। आप अगर इस प्रकार के निर्णय लेते हैं तो सर्वोच्च सम्मान की स्थिति को कम करते हैं, क्योंकि वो जो संवैधानिक मूल्य, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज होने चाहिए, उस वैल्यूज का पालन करते हुए
जस्टिस अब्दुल नजीर नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे स्थिति में अगर जनता या दूसरे जो है कि समीक्षक आपके पूरे न्यायिक कार्यकाल को, जो कि काफी गोल्डन आपका पीरियड रहा है, उस कार्यकाल में आपके निष्पक्षता और तटस्थता के ऊपर भी सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। ये भी सवाल उठेंगे कि क्या लगातार जो सरकार के पक्ष में आप फैसले दे रहे थे, तो क्या पहले से इस प्रकार की कोई प्रलोभन की स्थिति थी कि रिटायरमेंट के 39 दिन बाद कोई पद मिलेगा, इसलिए उस तरह के फैसले दिए जा रहे थे। ये एक वैल्यूज के ऊपर जो सवाल उठ खड़े होते हैं वो गंभीर सवाल है। देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि जो भारतीय संविधान निर्माता थे उनके सामने में मित्रों दो स्थितियां थी। एक तो संसदीय संप्रभुता की स्थिति जो ब्रिटेन में थी, और एक जो न्यायिक सर्वोच्चता की स्थिति थी जो कि अमेरिका में है। भारत में दोनों में एक संतुलन की स्थिति बनाई गई। अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने, जिसमें जॉर्ज वाशिंगटन की बड़ी प्रमुख भूमिका थी, उन्होंने वहां पे एक अलग व्यवस्था का प्रावधान किया था वहां के सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए, और वो व्यवस्था अभी भी जारी है। उनको पता था कि कभी भविष्य में रिटायरमेंट के बाद के प्रलोभनों से हमारे जज प्रभावित ना हो, इसलिए वहां पे ये प्रावधान कर दिया गया कि हमारे जो भी जजेस होंगे वो आजीवन, यानी आखिरी क्षण तक, जीवन के आखिरी क्षण तक वो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे। ये अमेरिका में प्रावधान था। हमारे संविधान सभा ने जब संविधान बनाया उसमें स्वतंत्र न्यायपालिका को लेकर बहुत तगड़े प्रावधान किए गए। अगर एक बार कोई व्यक्ति जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाता है तो उसे केवल घोषित कदाचार के आधार पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है उसी द्वारा उसे हटाया जा सकता है। यहां तक कि हमारे सांसदों को पार्लियामेंट में बोलने के लिए संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त है मित्रों, लेकिन वो जजेज के बारे में, जो पार्लियामेंट, जो संसदीय डेमोक्रेसी में सबसे प्रमुख अंग है, विमर्श का सबसे प्रमुख अंग है, जहां पे कि उनको बोलने के लिए हर प्रकार के छूट उपलब्ध है, वो जजेस के बारे में टिप्पणी नहीं कर सकते। जजेस के बारे में हमारे पार्लियामेंट्रियंस हमारे विधानमंडल में या फिर जो है कि लोकसभा में, राज्यसभा में तभी बोल सकते हैं जब केवल वहां पे महाभियोग की स्थितियां चल रही हो। उसके अलावा वो टिप्पणी नहीं कर सकते। उनके कार्यकाल के दौरान में उनके वेतन मदों को नहीं घटाया जा सकता, कोई भी असुविधाजनक स्थितियां नहीं उत्पन्न की जा सकती हैं। आप सोच के देखिए कि संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्र न्यायपालिका के लिए कितना कड़ा प्रावधान किया था। लेकिन जब इस प्रकार की घटना घटती है और ये एक परसेप्शन बनता है कि जस्टिस अब्दुल नजीर जैसे लोग जिनका काम था नजीर बनाना, वो नजीर न बना के किसी पद के प्रलोभन के पीछे दिखते हैं, तो फिर वो संवैधानिक मूल्य टूटते हैं। मित्रों, आप लोगों का सवाल हो सकता है कि भारतीय संविधान सभा ने अमेरिका जैसा प्रावधान क्यों नहीं किया, या फिर कुछ और इस प्रकार के नियम क्यों नहीं बनाए। देखिए, जब संविधान सभा में जो तमाम लोग थे वहां स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे। उस समय तमाम जो न्यायविद लोग थे वो भी हम लोग जानते हैं कि वो सब के सब स्वतंत्रता आंदोलन में थे। तो वो जानते थे कि जो सरकार में जो लोग होंगे, यानी केंद्र सरकार में जो लोग होंगे, वो भी इस प्रकार के पद को ऑफर नहीं करेंगे, क्योंकि वो राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्य से जुड़े हुए हैं। और अगर भूल चूक से ऐसा ऑफर किया भी जाएगा तो न्यायपालिका के लोग उसे स्वीकार नहीं करेंगे। इस प्रकार का ऑफर दिया जाना वो भी गलत है, और इस प्रकार के ऑफर को स्वीकार किया जाना वो भी गलत है। अब आप लोगों का एक सवाल होगा कि क्या भारतीय इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है। देखिए, यहां पे कुछ दृष्टांतों का वर्णन मित्रों बहुत आवश्यक है। 2019 में जो राम मंदिर मामले की सुनवाई करने वाली जो 5 सदस्यीय पीठ थी, बेंच थी, उसमें एक तरह से जस्टिस गोगोई उस समय चीफ जस्टिस थे। ध्यान होना चाहिए, जस्टिस गोगोई वही चीफ जस्टिस थे जो कि 4 जजेस के साथ जिन लोगों ने मिलकर, उस समय वो चीफ जस्टिस नहीं थे, तो वो कॉलेजियम के मेंबर्स थे वो लोग, और उन लोगों ने खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और बताया था कि भारतीय न्यायपालिका के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव है। हालांकि उस समय भी एक काफ़ी दुखद स्थिति हुई थी कि जब वो रिटायर हुए उनको राज्यसभा का सदस्य बनाया गया और उन्होंने उस पद को स्वीकार कर लिया। ये एक दुखद स्थिति थी। दूसरा, अगर हम लोग बात चर्चा करें तो दूसरे जज जो और रिटायर होते हैं, जस्टिस अशोक भूषण, वो जुलाई 2021 में सेवानिवृत्त होते हैं। वो भी उस राम मंदिर वाले सुनवाई करने वाले 5 सदस्यीय बेंच में शामिल थे। उनके भी रिटायरमेंट के त्वरित बाद उन्हें जो है राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण का प्रमुख बनाया गया था। ये हालांकि उतना चर्चा में नहीं रहा था, लेकिन अभी उस प्रकार के पदों को तो फिर भी एक तरह से कई सारे पद ऐसे हैं जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इस प्रकार के पदों में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज एक तरह से वो क्वालिफाइंग है। वैसे पद तो आप उनको देते हैं जहां पे कि जरूरत है उनकी। कई हमारी अर्ध न्यायिक कई अन्य संस्थाएं हैं, वहां पे भी न्यायपालिका के लोगों की आवश्यकता होती है।
उनके अनुभवों की आवश्यकता होती है। मान लीजिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, एनजीटी है, वहां पे भी जरूरत होती है, उसमें पर्यावरणविद भी होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजेस, जो रिटायर्ड जजेस होते हैं वो भी होते हैं। लेकिन इस पूरे मामले में एक चीज के ऊपर जो गंभीर चिंतन करने की जरूरत है कि कोई व्यक्ति जब रिटायर हो रहा है तो एक कूलिंग पीरियड जरूर होना चाहिए। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। दुनिया के दूसरे देशों के संविधानों में इस प्रकार का प्रावधान है जिससे कि त्वरित तौर पे प्रलोभन देने की स्थितियां उत्पन्न नहीं हो। अभी हम लोग जब ये चर्चा कर रहे हैं, सोचिए कि वो मंजर कितना अच्छा हो कि जस्टिस अब्दुल नजीर खुद सामने में प्रकट हो और वो कह दें कि ठीक है, केंद्र सरकार ने हमें राज्यपाल का पद हमें दिया, लेकिन मॉरल ग्राउंड्स के आधार पे, क्योंकि कानूनी आधार पे वो उस पद को ले सकते हैं, मॉरल ग्राउंड्स के आधार पे वो आए और वो कह दें कि नहीं, हम तो उस पद को नहीं लेंगे हम। तो एक तरह से ये चीज प्रकट करेगा कि केंद्र सरकार ने उन मूल्यों का प्रयोग भले ही नहीं किया उन्हें पद ऑफर करते समय, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज ने भी दिखाया कि अभी भी वो जिस एक स्वर्णिम उनके पास जो न्यायपालिका का इतिहास है वो उसका पालन कर रहे हैं। अतीत में जो ये स्थितियां आई, अगर हम लोग देखें तो स्वतंत्र भारत में सुप्रीम कोर्ट के जजेस को राज्यपाल बनाने का यह तीसरा घटनाक्रम है, जहां तक मेरी याददाश्त है उसके अनुसार मैं बता रहा हूं मित्रों। सबसे पहला घटनाक्रम 1997 में जस्टिस फातिमा बीबी का मामला आता है। वो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जज थी और उस समय एचडी देवगौड़ा प्रधानमंत्री होते थे और उन्हें राज्यपाल बनाया गया था। लेकिन देखिए उस समय भी उसकी आलोचना हुई थी, जबकि वो सुप्रीम कोर्ट से लगभग 5 साल पहले वो रिटायर कर चुकी थी। आज के संदर्भ में जब 39 डेज बाद ही कोई जो है कि नए पद को ज्वाइन कर रहा हो, उस हिसाब से तो वो परिस्थितियां को मैं बेहतर ही मानता हूं। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग देखें तो जस्टिस सदाशिवम, ये एक तरह से 2013 से 2014 के बीच में मुख्य न्यायाधीश थे, सीजीआई थे देश के, 13 से 14। इनका कार्यकाल था 19 जुलाई 2013 से 26 अप्रैल 2014 तक। और इन्हें सितंबर 2014 में, जब प्रधानमंत्री मोदी जी होते हैं, ये वर्तमान बीजेपी सरकार आती है, तो इनको एक तरह से राज्यपाल पद पे इन्हें दिया जाता है। तो ये दूसरा घटनाक्रम था मित्रों। जस्टिस फातिमा बीबी 1997, सितंबर 2014 में सदाशिवम जी को, उनको सीधे सीधे जो है कि वो चीफ जस्टिस थे और उनको राज्यपाल बनाया गया। और अभी जस्टिस नजीर का मामला है, जो तीसरे व्यक्ति हैं जो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो रहे हैं और 39 डेज के बाद ही सीधे सीधे ये ऑफर मिल रहा है। इसको न्यायपालिका के ऊपर खतरा हम लोगों को मानना पड़ेगा और इसके मानने के पर्याप्त कारण है मित्रों। इसको कारण जो हाल फिलहाल में आप लोग हमारे YouTube चैनल पे कई सारे वीडियोस आप देखेंगे जहां पे कि हम लोग लगातार चर्चा करते रह रहे हैं कि केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में किस प्रकार की तनाव की स्थिति है। हालांकि मैंने वेंकट चलैया को कोट करते हुए यह भी चीज कहा था, जब वो चीफ जस्टिस बने थे तो उस समय उनको किसी ने कहा था कि अब सहयोग की स्थिति होनी चाहिए। नरसिम्हा राव उस समय प्रधानमंत्री थे देश के, तो वेंकट चलैया ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था मित्रों कि अगर सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच में तनाव की स्थितियां देखें तो समझ जाइए कि आपकी न्यायपालिका सही काम कर रही है। उस हिसाब से आज के समय में जिस तरह से तनाव की स्थिति बनी है, तो जरूर उससे स्पष्ट होता है कि जस्टिस चंद्रचूड़ एक बड़े ही शानदार ढंग से न्यायपालिका की स्वतंत्रता को उन्होंने अक्षुण्ण रखा है। लेकिन इस समय में जबकि सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस यानी जस्टिस गगोई के बाद ये पहली स्थिति है जब सुप्रीम कोर्ट के सारे पद फुल हैं। ऐसे स्थिति में जो प्रलोभन देने का एक नया ये जो सिलसिला चल पड़ा है, हम लोग देख रहे हैं कि अभी एक जज जो है कि वो जून में रिटायर होने वाले हैं, एक जज अभी दिसंबर में रिटायर होने वाले हैं और ये सभी जजेस कॉलेजियम में शामिल हैं। तो क्या कॉलेजियम में शामिल इन जजेस के जो कि अभी और भी नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होंगे, उनको प्रभावित करने का ये प्रयास है? इसको इस एंगल से भी हम लोगों को सोचने की जरूरत होगी मित्रों, क्योंकि मैं मानता हूं कि लोकतंत्र में जो 3 स्तंभ है, तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है मित्रों भारत में। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में विधायिका और कार्यपालिका, क्योंकि विधायिका से ही जो जिसका सदन में बहुमत होता है वहीं से आपके कार्यपालिका का निर्माण होता है, तो विधायिका कार्यपालिका मिल के काम करते हैं। लेकिन न्यायपालिका की स्वतंत्रता बिल्कुल आवश्यक होती है, जो सरकार के हर कार्यों का संवैधानिक तौर पर स्क्रूटनी कर सके, बिना किसी वाद विवाद के, बिना किसी पक्ष विपक्ष के, तटस्थता के साथ वो स्क्रूटनी का काम करे। ऐसे स्थिति में स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा के लिए मैं 2-3 सुझाव जरूर देना चाहूंगा। देखिए, एक तो कॉलेजियम मामले पे जो टकराहट की स्थिति बढ़ी है अभी,
तो न्यायविद जो फली नरीमन है, पूर्व जस्टिस रोहिंटन, इन लोगों ने कुछ बड़े अच्छे सुझाव दिए हैं। इनका सुझाव ये है कि अगर कॉलेजियम नाम को केंद्र सरकार को देती है, केंद्र सरकार एक बार जो है कि जरूर उसको पुनर्विचार के लौटाने के लिए उनके पास एक बार अधिकार होना चाहिए कि वो उनके पास आईवी या कुछ और इनपुट्स हैं और उस आधार पे वो कुछ जानकारी केंद्र सरकार देना चाह रही है नई नियुक्ति में, तो फिर उस नाम को वो लौटा दें एक बार। लेकिन जब कॉलेजियम दोबारा उसी नाम को भेजे तो फिर एक निश्चित समय सीमा के अनुसार, जस्टिस रोहिंटन वगैरह ने उस समय सीमा को 30 दिन बताया है, एक 30 दिन का समय कुछ इस रूप में फिक्स कर दिया जाए, 30 दिन, 20 दिन, 15 दिन, जो भी उचित लगे। और इसके लिए कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय संविधान पीठ का गठन होना चाहिए जो एक न्यायिक आदेश दे दे कॉलेजियम को लेकर। जो केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में जो टकराहट की स्थिति आती है और उस कारण से हमारे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तो जजेस की संख्या फुल है, लेकिन अभी भी हाईकोर्ट में जजेस की संख्या भारी मात्रा में खाली। आप इलाहाबाद हाईकोर्ट को देख लीजिए, वहां पे कितने पद जो है कि खाली पड़े हुए हैं। तो ये टकराहट की स्थिति बंद होनी चाहिए। हम लोगों ने देखा है यहाँ पे कि 2017 से एक दिल्ली में एक वकील महोदय का नाम जा रहा है और 2017 से उस नाम को जो है कि केंद्र सरकार लौटा रही है और जबकि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम उस नाम को भेज रहे हैं। और जो वकील सौरभ कृपाल है, उसके घटनाक्रम का हम लोगों ने वर्णन भी किया है। तो ये स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। दूसरी चीज ये, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस रिटायर होते हैं, रिटायरमेंट के त्वरित बाद उन्हें किसी पद को लेने से जो मनाही की स्थिति होनी चाहिए, वो भी हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है। प्रथम अपेक्षा तो हम लोग केंद्र सरकार से करेंगे कि केंद्र सरकार संसद में कोई ऐसा कानून लेके आए कि कम से कम जब वो जजेस रिटायर होते हैं तो उनके रिटायरमेंट के 3 साल 4 साल के बाद ही उन्हें कोई पद मिले या 5 साल के बाद कोई पद मिले। लेकिन सरकार तो यहाँ पे पद का खुद ही ऑफर कर रही है मित्रों। सरकार के तरफ से केंद्रीय गृह मंत्रालय एक तरफ से राज्यपाल की नियुक्ति करती है, तो उनके तरफ से ऑफर आ रहे हैं। तो उनसे तो हालांकि अपेक्षा मेरी उनसे भी, लोकतंत्र में सबों से अपेक्षा करूंगा, लेकिन वहां से अपेक्षा पूर्ण होने की संभावना कम नजर आती है। ऐसे स्थिति में सुप्रीम कोर्ट से मैं जरूर ये कहूंगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को यह चाहिए कि एक तरह से वो कहीं कहीं एक संविधान पीठ के माध्यम से ये निर्णय दे दे कि हाँ, जब भी हमारे जजेस रिटायर करेंगे वो 3 साल 4 साल 5 साल तक कोई पद नहीं लेंगे। हाँ, क्वासी जुडिशियल पदों को छोड़ के मैं बात कर रहा हूं, जो अर्ध न्यायिक जो पद हैं जिसमें कि जजेस की योग्यता का काफी ज्यादा आवश्यक है। राज्यपाल जैसे पदों पे जो है कि रिटायर्ड जज की क्या आवश्यकता है? अगर आवश्यकता है भी तो 3-4 साल बाद भी उस पद पर जा सकते हैं। अभी हम लोगों ने देखा जस्टिस गोगोई के मामले में कि त्वरित तौर पे जो है कि उनको राज्यसभा का मेंबरशिप दे दिया गया। कहा गया कि उनके तमाम शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा कि वो न्याय कहीं कहीं सदन के भीतर भी, उच्च सदन के भीतर भी जो है कि न्यायविद होंगे तो नए नए कानूनों का निर्माण होगा। लेकिन जब से वो राज्यसभा के मेंबर बने हैं जस्टिस गोगोई, तब से शायद ही हम लोगों ने कभी सुना है कि उन्होंने न्यायपालिका के लिए कौन सी आवाज उठाई है। अभी जब इतने तनाव की स्थिति थी, किरण रिजिजू लगातार बयानबाजी कर रहे थे, तो क्या राज्यसभा में ऐसा कोई बयान सुना या राज्यसभा से बाहर भी जस्टिस गोगोई का कोई ऐसा बयान आया जो सुप्रीम कोर्ट को लेके एक बचाव की स्थिति होती? ऐसे कोई बयान सुनने के लिए नहीं मिले, क्योंकि किरण रिजिजू जी की जो कुछ बयान थे कि हम लोग तो चुन के आते हैं, हम लोगों के ऊपर जिम्मेदारी होती है, और सुप्रीम कोर्ट के लोग कहाँ चुन के आते हैं। किरण रिजिजू जी तमाम ऐसे लोग जो हमारे संवैधानिक संस्था बनाए इसलिए गए थे, न्याय प्रदान करना जो है वो निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का काम नहीं है, वो विशेषज्ञों का काम है। इसीलिए उनका चयन उनके योग्यता के आधार पर होता है। तो संवैधानिक पदधारियों के लिए को लेकर इस प्रकार की टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए। और ऐसी टिप्पणी जब हो रही थी तो जस्टिस गोगोई सरीखे लोग जो सदन में बैठे हुए हैं, उनकी प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी, वो प्रतिक्रिया नहीं आई। स्पष्ट है कि उस समय सरकार ने जो दावे किए थे और जस्टिस गोगोई ने जो दावे किए थे कि वो सदन के भीतर, व्यवस्थापिका के भीतर बैठकर न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ेंगे, वो लड़ाई लड़ते हुए भी वो नजर नहीं आए। तो अंततः मैं यही चीज कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट को त्वरित तौर पे इन विषयों को लेकर एक कूलिंग पीरियड का त्वरित तौर पे जो है कि आदेश के माध्यम से घोषणा कर देनी चाहिए, जिससे इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न नहीं हो। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का सामान्य जनमानस में अपार सम्मान है। इस प्रकार के घटनाओं से उस सम्मान में जरूर कमी आती है। ये अप्रिय स्थितियां हमारे लोकतंत्र के लिए मित्रों बेहतर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।